अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक बीमारों को शिफ़ा दे और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। अ, ये दुआ भी हमारी आपके साथ है। बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, बहुत सारे दोस्तों के मसाइल हैं, तो खुदा की ज़ात वो मसाइल जो है वो हल करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर किया अगर आपको वीडियो पसंद आए और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर दिया करें। आप जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। कुछ भी लिखने का ना हो तो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद ज़रूर लिखें। दोस्तों 9 मई में एहतसाब का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुकने वाला नहीं है, वो चलता ही रहेगा और चलता ही जाएगा। अभी फैसलाबाद की अदालत से कुछ फैसले आए हैं। अब सरगोधा की अदालत से भी फैसला आ गया है। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली का फैसला सुनाया है और इंसदाद दहशतगर्दी ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़म इस्माइल को 25 साल की कैद सज़ा सुनाई है और मेरे ख्याल में ये अब तक मिलने वाली जो है वो 9 मई केसेज़ में सबसे बड़ी सज़ा है कि किसी को 25 साल सज़ा सुनाई गई है। क्योंकि कम से कम शायद 2 साल या 3 साल थी मेरे ख्याल में और 10 साल तो बिल्कुल इनका जो जिसे कहते हैं ना कि वो 10 साल भी कम है, ये 13-14 साल सज़ा होनी चाहिए थी लेकिन 10 साल जो है वो तगड़ी सज़ाएँ मिल रही हैं। लेकिन ये जो इस्माइल साहब हैं, इनको 25 साल की कैद सुनाई गई है। अगले वीडियो में बताएँगे कि इनका असल जुर्म था क्यों और इनको 25 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई है। अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली में केस में पीटीआई रहनुमा अहमद खान बच्चर, अहमद झट्टा और बिलाल इजाज समेत 51 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया है। ये जो अहमद खान साहब हिच्चर है ना, ये तो है ही मियांवाली से ना, ये तो मियांवाली से ही इलेक्शन लड़ के आते हैं। तो ये तो मियांवाली मतलब ज़ाहिर है इन्होंने तो वहाँ पे अपने आप को बड़ा हीरो साबित करने के लिए हर वो चीज़ की, जिसे वो इमरान खान साहब बड़ा पसंद करते हैं और हो सकता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा पसंद भी किया हो। बट एनी हाउ अब ये जो 3 लोग असेंबलियों में थे, 2 बिलाल इजाज़ जो साहब जो हैं और अहमद चट्टा साहब जो हैं ये कौमी असेंबली के मेंबर हैं और जो अहमद खान है वो सूबाई असेंबली के हैं। तो अब इन तीनों मेंबरान असेंबली को क्योंकि ज़ाहिर है ये सज़ा सुनकर भागे हुए हैं, तो इनको अब गिरफ्तार करने का हुक्म है और गिरफ्तार करके असेंबली में पेश करने का हुक्म है। होना तो ये चाहिए, बहादुरों की तरह जाएँ और पेश हो जाएँ, लाएँ जनाब हमने जुर्म किया और हमें सज़ा हुई तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये अब अदालतों में आगे इसके लिए केस-शेस और जो आगे से अपीलें वगैरह करेंगे, कि गिरफ्तार ना ही होना पड़े। बड़ा मुश्किल होता है जेलें काटना आसान नहीं होता। पूछे जाके कि इमरान खान साहब करो। खैर उसकी जेल कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा है, वो मतलब जहाँ पे उसकी ज़ौजा भी उनके साथ है और दुनिया भर की सहूलतें भी उनको मिल रही हैं, तो उनकी तो जेल वो जेल नहीं है, जो नॉर्मल जेल है वो काटना काफ़ी मुश्किल होता है। अदालत इस मुकदमे में उमर अयूब के पहले ही नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी गिरफ्तारी कर चुकी है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद की भी इंसदाद दहशतगर्दी ने 9 मई से मुतल्लक मुख्तलिफ मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, साहबज़ादा हामिद रज़ा और ज़रताज गिल समेत 196 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई थी। और ये जो सज़ाएँ सुनाई थी ये अब सज़ाएँ भुगतनी भी पड़ेंगी। ये सज़ाएँ सिर्फ़ सुनाने की हद तक नहीं है, ये शिबली फराज और साहबज़ादा हामिद रज़ा और ज़रताज गुल जो हैं, इनकी ज़ुबानें जिस तरह कैंची से चलती हैं और जिस तरह ये अच्छा वैसे बड़ा काम होता है कंट्रोल करना। हमें कभी-कभार किसी से कोई बात-वात होती रहती है, किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ आती रहती है, तो दोस्त एक जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मतलब कि पुराने ज़माने की बात कर रहे थे जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब जेल में थे। तो तब जो हम दुनिया भर में मियाँ साहब के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाया करते थे। इमरान खान के ज़ुल्म के खिलाफ उस वक़्त भी ज़ाहिर है इल्ज़ाम उन्हीं पे लगता था जिन पर आज लग रहा है। कि असल करता-धरता इमरान खान के पीछे वही हैं। लेकिन क्योंकि मेरा जो एक ईमान का हिस्सा है, दीन का मेरे मेरे ईमान का हिस्सा इसलिए है कि अपना मुल्क जो है, वो जो है उसको आखिरी दम तक बचाए रखने में हमारे अदारों का बड़ा काम है। तो आप अदारे के किसी ऐसे फ़र्द पर अगर तनकीद कर रहे हैं, जो सियासत में जो है वो किरदार अदा कर रहा है, तो आप ज़रूर करें। लेकिन उसमें पूरे अदारे को रगड़ना और जिस तरह अदारे पर हमला किया गया है, ना मैं कभी मैं इसका नाक़िद हूँ, मैं इसका नाक़िद रहूँगा आखिरी दम तक क्योंकि मेरे सामने कुछ ममालिक हैं, जैसे लीबिया है, जैसे इराक है, जैसे शाम है, जैसे अफ़गानिस्तान है, कि जब कुछ नहीं होता तो फिर ये सब कुछ होता है।
ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو تمام کے تمام لوگ ہیں، یہ عمران خان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ان کو یہ سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی کام کر گئی ہے اور خطے میں پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آ رہا ہے. خارجہ محاذ پر ہم نے بھرپور سنبھالا ہوا ہے. امریکہ نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رائے دیتے ہوئے 19% ٹیرف کا جو ہے پاکستان پر لگایا ہے، جبکہ بھارت پر یہی ٹیرف جو ہے وہ 25% ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بھارت سے کافی زیادہ کمفرٹیبل زون میں. اسی طرح جنوب ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پہ 30 اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکیہ پر 15% ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پالیسیوں پر اختلافات کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر 25% سے بڑھا کر 35% تعریف کر دیا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جن ملکوں پر 10% تعریف عائد کیا گیا ان میں برطانیہ، برازیل، فاکلینڈ آئی لینڈز بھی شامل ہیں. اور امریکہ کی جانب سے نکارا گوا پر 18% ٹیرف نافذ العمل کیا گیا ہے، اور پاکستان کی طرح جن دیگر ممالک 19 ممالک ہیں جن پر 19% ٹیرف کیا گیا، ان میں انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، کمبوڈیا شامل ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی طرح جن دیگر ممالک پر 20% ٹیرف آیا گیا ان میں سری لنکا، ویتنام اور تائیوان بھی شامل ہے. بھارت کی طرح جن ممالک پر 25% جو ہے وہ ٹیرف لگایا گیا ان میں قازقستان، تیونستان اور مالدوا شامل ہیں. امریکہ کی جانب سے جن ممالک پر 30% ٹیرف عائد کیا گیا ان میں الجزائر، لیبیا، بوسنیا ہرگوزینیا، جنوبی افریقہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ میانمار اور لاوس پر 40%، جبکہ شام پر سب سے زیادہ یعنی 41% ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا. بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رائے دیا جانا اس پاکستان کی مدبرانہ خارجہ پالیسی کی عکاس ہے. پھر جب پہلی بار ٹرمپ نے ٹیرف کا اعلان کیا تھا تب پاکستان پر 29% ٹیرف تھا، اب وہ 19% پر آ گیا. اس وقت بھارت پر 25 تھا اور ہم پر 29 تھا، اور بڑے شور مچایا جا رہا تھا کہ جناب بھارت جو ہے اس پر کم ہو لگا اور ہم پر زیادہ ہے. لیکن یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے، یہ ہماری وہ کاوشیں ہیں، وہ ہمارے قابل جو افسر ہیں، ہمارے قابل جو وزیر ہیں، ہمارے قابل جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی قابلیت کا نتیجہ یہ ہے کہ 10% ہم لوگ لیس کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ اقدام فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے رابطوں میں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی خارجہ حالیہ سے ملاقات اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ملاقاتوں کا بھی نتیجہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں بہت سارے قابل لوگوں کی قابلیت کا عمل دخل ہے، ورنہ 29% پہ تو ہم پہ فکس ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ آگے جا کر یہ 15% پہ بھی آ سکتا ہے، اور اس سے آگے جا کر یہ 10% پہ بھی آ جا سکتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ جس طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کی اونچائی پر ہیں، بلند ترین سطح پر ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی بھی. اور دیکھیں ابھی ہمارے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کا جو سہرا ہے وہ اسی ٹیم کے نام جاتا ہے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں. فواد چوہدری صاحب کو ایک فلم نے بچا لیا ہے. ہوں تسی کہو گے چوہدری صاحب نے کیڑی فلم نے بچا لیا ہے؟ فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ بھی 9 مئی میں ملزم تھے، عمران خان کے ساتھ شکار ہونے والے تھے، ان پر بھی جو ہے وہ شک کیا جا رہا تھا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ چوہدری صاحب جو ہے وہ ہاتھ نرم رکھتے ہیں اور وہ فوج سے لڑائی والی سائڈ پہ نہیں آتے، کیونکہ وہ ایک سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ فوج سے لڑ کر اس ملک میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا. ہاں، جو عمران خان کی پہلی پالیسی تھی کہ لمبے پہ جاؤ، وہ ٹھیک تھی، اور اس بات کا اندازہ تھا چوہدری صاحب کو. فیصلے کے مطابق فواد چوہدری منی بیک گارنٹی فلم کے پریمیئر میں موجود تھے، جسے ڈائریکٹر فیصل قریشی ہوسٹ کر رہے تھے، اور وہاں موجود ہونے کی وجہ سے 9 مئی واقعے میں شامل نہیں ہے، اور فلم کے ڈائریکٹر نے گواہی دے کر فواد چوہدری کو سرگودا کے فیصلہ سے جو ہے وہ بچا لیا ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز ملک کے لیے اور پنجاب کے لیے سرگرم ہے. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب سفارتی محاذ پر سرگرم ہے. پنجاب میں UEA کے سرمایہ کاروں کی بہترین ماحول دینے کے لیے کوشاں ہیں. اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ نواز شریف نے کل سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی تھی اور آج UEA کے سفیر سے ملاقات کی ہے. دیکھیں پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے، اور جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ لیبر زیادہ ہوگی، جہاں لیبر زیادہ ہوگی وہاں پہ آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اس سے انصاف ہو سکے گا. UAE اور سعودی عرب اس وقت آپ کے نیبر ہیں، مسلمان ملک ہیں، آپ کے ان کے ساتھ
तलकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इन मुल्कों के साथ शरीफ बरादरान के तलकात आज से नहीं, सियासत आने से पहले के तलकात हैं। जब मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने जो यूएई में जाकर स्टील मिल लगाई थी, और उसके बाद फिर शरीफ बरादरान ने जब मुशर्रफ के दौर के बाद, ज़ाहिर है वो सरवर पैलेस में अपना वक़्त गुज़ारते थे, इबादत करते थे। उस वक़्त जो है वो एक स्टील मिल जो है वो जद्दा में भी लगाई थी। तो ये इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो शरीफ बरादरान के तलकात जो हैं वो हुकूमत के अलावा ज़ाती तलकात भी इन अराबिक ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर वहाँ से पंजाब के लिए इन्वेस्टमेंट मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब लेके आते हैं, और मरियम नवाज़ जो कि ज़ाहिर है सुबह-शाम आपको नज़र आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें उसमें वो टॉप कर रही हैं। आप सूबा किसी सूबे से, खैर किसी सूबे से मुकाबला तो है ही नहीं ना, ना सिंध से, ना बलूचिस्तान से, ना केपीके से। वो भी हमारे सूबे हैं, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी जब लोग बात करते हैं कि जब आप पंजाब जाते हैं तो आपको नक्शे ही बदल जाते हैं हर चीज़ के। चाहे वो इलाज के लिए जाएँ, चाहे वो सेहत के लिए जाएँ, चाहे वो किसी और मसले मसाइल के लिए जाएँ। पंजाब में जो माहौल आपको मिला, देखें ना, कभी-कभी किसी टीवी टॉक शो में आप देखते हैं कि कराची से आई हुई कोई खूबसूरत दोशीज़ा जो है, वो कह रही होती है लाहौर आके लगता है कि हम लोग किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं। कि लाहौर जितना साफ-सुथरा है, लाहौर जितना खूबसूरत है, फिर उसके अलावा पंजाब में घूमने वाले जो बहुत सारे व्लॉगर हैं पंजाब दिखाते हैं, वो अब आपके सामने हैं। तो ये सब कुछ होता है इन्वेस्टमेंट से। जब दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएगी, और फिर खास तौर पे सऊदी अरब, यूएई से, और जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब इस पे बिज़ी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा लंबी दूर नहीं है। तो अल्लाह पाक मियाँ साहब को और मरियम नवाज़ साहिबा को सेहत कामिला अता फरमाए, और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब इसी तरह अपने मुल्क, देखें, ज़रूरी नहीं कि ओहदा हो तो ही किसी खिदमत की जा सकती है। जो खिदमत मुल्क की बगैर ओहदे की जाती है, उसका एक स्वाद ही अपना है। तो कायदे मोहतरम के पास 2 ओहदे हैं, पंजाब की वज़ीर आला भी हैं, और मरकज़ में वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। शायद यही वजह है कि वो सुबह-शाम मसरूफ़ रहते हैं, मीडिया के सामने कम आते हैं, लेकिन बैक एंड पे वो फुल मसरूफ़ हैं। ये हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन भी है, ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, वो कायदे मोहतरम के साथ हैं, तो हमें जब उनसे बात होती है तो एक-एक चीज़ का पता होता है, लेकिन क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो आप सामने की नहीं जा सकती। लेकिन कायदे मोहतरम इस मुल्क के लिए सुबह-शाम बिज़ी हैं। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार भी करें, और इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, ये नारा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुदा हाफ़िज़।